सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड ऐप में। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अपना अरिथमेटिक का जो बैच है वो तो क्लोज़ कर दिया है, बट अब अभी जो हमारा नया बैच चल रहा है वो है इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, फर्स्ट बैच है ये भी। 6 मंथ की इसकी ड्यूरेशन होगी, 6 महीने में बैच आपका कंप्लीट होगा। और जो इसकी वन वन टाइम फीस है वो है 899 ओनली। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करो और अपना पढ़ाई को शुरू कीजिए। खैर, ये तो एक इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए। तो हम लोग, आप सभी को पता है बेटा, जो भी ये स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, पहले की स्टार्टिंग की 2 वीडियोस जरूर देखिए, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ ये तो फिर आप अपना खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, डोंट स्कैन। ठीक है, डोंट स्कैन द वीडियोस, आपको पढ़ना है उन वीडियोस से। ठीक है, नोट्स बनाइए, प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा था सर कि जो हमारे भारतीय संविधान का जो इतिहास है, ठीक है ना, भारतीय संविधान का जो इतिहास है वो 2 चरणों में डिवाइडेड था, है ना। पहला क्या था? पहला था सर कंपनी रूल। कंपनी रूल, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट पढ़े। ठीक है, ये 1773 से लेकर 1857 तक जाता है। और इसके बाद आता है आपका क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लिया और लास्ट में उसको, उसके सभी एकाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। तो क्राउन रूल का जो समय था वो कब से कब तक था? 1858 से लेकर 1950 तक। अब याद रखना बेटा, आपके पास 2 डेट दी जा सकती है। यदि आप सिर्फ संविधान के हिसाब से देखो तो संविधान का ये एक चरण तो है ही, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, तो वो भी उसका एक इतिहास ही है 1950 तक का। और अगर आप सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की बात करें तो हम ये कह सकते हैं 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन शासन था। तो ये शासन के हिसाब से ये डेट दी जाएगी। तो हो सकता है किसी बुक में अलग हो और किसी बुक में अलग हो। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको ओमिट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया था कि कंपनी रूल तो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था बेटा? 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता है, आप वर्ल्ड मतलब फेमस है, मंगल पांडे का नाम भी सुना है आपने, सब कुछ हुआ है ना। तो सिपाही मिट्टी हुई थी और जगह जगह पर आंदोलन भी हुए थे, बट कुछ जगह हुए नहीं हुए थे और कुछ जगह हुए थे। तो वो एक तरीके से वो आंदोलन क्या था, असफल रहा था। बट उस आंदोलन को हम असफल नहीं कहेंगे, क्योंकि पहली बार भारत में बेटा ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पहली बार देखी गई थी। ठीक है, यूनिफिकेशन की जो भावना है वो पहली बार देखी गई थी। तो इसीलिए हम इसको फेलियर नहीं मानेंगे, बट एक टर्निंग पॉइंट जरूर मानेंगे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। ठीक है, खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, इन सब बातों को हम इतिहास में ही पढ़ेंगे। तो 1800 ये मान के चलिए कि 1857 की क्रांति के बाद क्या कंडीशन हमारे संविधान के ऊपर आई, क्या क्या कंडीशंस बनी। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए क्राउन रूल। क्राउन रूल, तो क्राउन रूल में बेटा जो फर्स्ट हम यहाँ पे एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वो है भारत सरकार अधिनियम। देखिए आप हेडिंग, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1958। 1958। ठीक है, तो इस एक्ट को ढंग से समझते हैं, क्या है इस एक्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, इन सभी चीज़ों को हम ढंग से समझते हैं इसमें। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है बेटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, इंग्लिश में लिखना चाहो तो। इस एक्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली अब भाई, ब्रिटिश सरकार एक दबाव में थी और वो नहीं चाहती थी कि दोबारा से 1857 की क्रांति की तरह कोई और घटना घटे। तो अब सरकार के जितने भी आप देखोगे तरीके, वो क्या है कि वो अपनी छवि को सुधारना चाहेगी। ठीक है बेटा, सरकार क्या करना चाहेगी? अपनी इमेज पर काम करना चाहेगी। ठीक है, अब वो दमन की नीति, दमन की जो पॉलिसी है ना, उसको नहीं करेगी। मतलब हार्ड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं करेगी। अब वो धीरे धीरे अपनी इमेज को सुधारते हुए माइंड गेम्स खेलते खेलते देश पर शासन करने की कोशिश करेगी। ठीक है बेटा, तो ये इसकी बैकग्राउंड है। ठीक, दूसरी बैकग्राउंड के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि इस समय जो
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पीएम ऑफ ब्रिटेन जो थे, पहले भी इसकी वही समझेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड। पीएम ऑफ ब्रिटेन थे लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड डर्बी, DURBY, लॉर्ड डर्बी, ठीक है। और साथ साथ वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे लॉर्ड डिजरॉली, लॉर्ड डिजरॉली, डिजरैली, सॉरी, मैं हिंदी में ही लिख लेता हूँ, लॉर्ड डिजरैली, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे इस समय के। अब इस अधिनियम को जो पेश करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, कहाँ पे पेश किया था आप बताइए? ब्रिटिश संसद में ही तो पेश होगा ना, भारत में आके तो पेश होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो पेश किया था या इस अधिनियम को जो प्रस्तुत किया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो बोर्ड ऑफ काउंसिल के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ काउंसिल के अध्यक्ष ने इसको पेश किया था। और बोर्ड ऑफ काउंसिल के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था स्टैनली। स्टैनली ने इस बिल को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था या पेश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये इसके कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रावधानों के बारे में, ठीक है, प्रावधानों के बारे में इसके समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रावधान में जो फर्स्ट प्रावधान है बेटा वो ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी, ठीक है बेटा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया, पहला पॉइंट, ठीक है भाई। क्योंकि अब भाई सरकार तो सीधे डायरेक्ट क्वीन की है ना, राजा की है, राजा बोले, या वैसे तो उस समय क्वीन थी, तो सरकार तो सीधे अब किसकी है, ब्रिटेन की है भारत में। तो इसीलिए अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, अब होगा क्या कि अब जो भारत का जो शासन होगा, ठीक है बेटा, भारत का जो शासन होगा वो किसके अधीन होगा, वो क्वीन विक्टोरिया के अधीन होगा, क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया को अब किस नाम से जाना जाएगा, भारत की साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, मतलब साम्राज्ञी का इंग्लिश में मीनिंग होता है एम्प्रेस, एम एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का शासन अब किसके थ्रू चलेगा, क्वीन विक्टोरिया के थ्रू चलेगा, जिसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहेंगे, है ना, एम्परर का जो फीमेल फॉर्म होती है एम्प्रेस, एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहेंगे। और ये क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है, भारत की साम्राज्ञी, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत की साम्राज्ञी ही यहाँ पे काम करने आएगी, ठीक है बेटा। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, सहायता के लिए भी कह सकते हैं या कार्य को आगे सही तरीके से चलाने के लिए ये भी कह सकते हैं, है ना। इसके लिए इन्होंने एक नए पद की शुरुआत करी जिसका नाम है भारत सचिव, भारत सचिव के पद का गठन, ठीक है। भारत सचिव भी है बेटा इसका नाम, और इसका एक और नाम है भारत का राज्य सचिव भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, भारत का राज्य सचिव, ये भी इसको कह सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका ऑफिस कहाँ होता था, इसका जो ऑफिस था बेटा वो होता था लंदन में, लंदन पे बैठकर क्या करता था, डिसीजंस लेता था। अब याद रखिएगा कि अगर आप हायरार्की को समझें तो सबसे ऊपर कौन होगा, क्वीन, क्वीन विक्टोरिया होगी सबसे ऊपर, ठीक है बेटा। क्वीन विक्टोरिया के नीचे कौन होगा, क्वीन विक्टोरिया के नीचे होगा उसका कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ओमिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ढंग से समझाता हूँ, ठीक है भाई। क्वीन विक्टोरिया होगी, तो क्वीन विक्टोरिया सबसे ऊपर है, या फिर क्वीन जो है वो सबसे ऊपर है। इसके नीचे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल होगा, ठीक है भाई। मंत्रिमंडल के अधीन या उसके नीचे कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है। और मंत्रिमंडल के ही अधीन कौन होगा, भारत का राज्य सचिव, समझ आई बात, या इसको हम बोल देते हैं सिंपली भारत सचिव होगा, ठीक है। इसको भारत मंत्री के नाम से भी जाना जाता था, इसके बहुत नाम है, भारत मंत्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, ये भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसका ऑफिस भी कहाँ था, लंदन में। अब इसके नीचे कौन आएगा, इसके नीचे अभी अगर देखें तो अभी तक कौन था, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है बेटा।
बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। और अब इस नाम को किस रूप से जाना गया, इस नाम को जाना गया, मतलब ये जो पद है ये चेंज होकर किस नाम से आ गया, वॉइस रॉय के नाम से आ गया। और वॉइस रॉय का जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसकी मीनिंग है, वो यही होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग और क्वीन। ठीक है भाई, मतलब राजा या रानी का प्रतिनिधि। तो वाइस रॉय का मतलब ही होता है कि राजा और रानी के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको वाइस रॉय कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अब वाइस रॉय के नीचे क्या आ जाएगा, उसकी असेंबली आ जाएंगी। ठीक है भाई, कार्यकारी परिषद तो थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, और पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो गई थी, और इसके थ्रू वो क्या कर रहा था, भारत में शासन चला रहा था। तो ये एक समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम प्रावधान प्रावधान लिख रहे हैं, तो अब हम प्रावधानों को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब भारत सचिव, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का निर्माण या भारतीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अब ये भारतीय परिषद, शायद यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोगो दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिए भारतीय परिषद। भारतीय परिषद को क्या कहा जाता है, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो अब जो गवर्नर जनरल है, सॉरी जो भारत सचिव है ना, भारत सचिव जो है, राज्य सचिव जो है, इसकी सहायता के लिए इन्होंने क्या करा, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई जिसका नाम है इंडियन काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है जो हमने अभी बोल दिया था, लिखा नहीं था, लिखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर क्या बनाया गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है बेटा, अब वही चीज़ है, कौन है ये व्यक्ति, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में दो फैक्ट मिल गए आपको। ये क्या है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी है। अब ये तो आप क्लियर हो गया कि सर इस ये प्रावधान में ये चीज़ें हुई। अब क्वीन विक्टोरिया जो है ना, वो हमारी रानी है, इस बात की घोषणा, ये तो भाई इलाहाबाद में, सॉरी इलाहाबाद कह रहा हूँ मैं, ये तो लंदन में डिसाइड हुआ था ना। ठीक है ना, तो इस बात की घोषणा भारत में कब हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिए आप, 1 नवंबर 1958 को, ठीक है, 1 नवंबर 1958 को मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया पढ़ा गया। मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया की घोषणा। ठीक है, बेसिकली ये क्या थी, एक घोषणा थी। ठीक है भाई, कब हुई, 1 नवंबर 1958 में। कहाँ हुई, वेयर, कहाँ हुई, ये हुई मिंटो पार्क इलाहाबाद, यहाँ पर इसकी घोषणा की गई। ठीक है भाई, किसने करी, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, बाय जो उस समय के भारत के पहले वॉइस रॉय थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा करी थी। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए, अब होगा क्या कि आपने देखा होगा सर, इससे ठीक पहले वाली स्लाइड में देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और साथ साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिस देखो भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बात एक ही है। ठीक है, डायरेक्टर्स का समूह है वो। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया था। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई है यहाँ पे, पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, EIC क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आई, तो इसी वजह से इस पूरे अधिनियम को, ठीक है भाई, इस पूरे अधिनियम को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन फ्रीडम भी कहा जा सकता है। ठीक है भाई, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है भाई, हिंदी में तो क्या दिक्कत है, मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा,
भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, भारत को एक रानी मिल गई जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति जानता नहीं था ठीक है, और जो है बस अब हम रानी के अधीन हो गए, तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन फ्रीडम भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके अन्य प्रावधान क्या हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके जो अन्य प्रावधान है आप नोट भी करते जाइएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप रिकॉर्डेड में वे में देख रहे हो, तो आपके पास बहुत समय है कि आप वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर लिखें, और लिखना जरूर बेटा। ठीक है, चलिए अब अन्य प्रावधान क्या है भाई। जब क्वीन विक्टोरिया रानी बन गई तो ऑब्वियस ही बात है 1857 का रिवोल्ट से सब कुछ क्या था, सब कुछ इनको सेटल करना था। ठीक है, ऐसे नहीं था कि ये फिर से अपने साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाना शुरू करें, तो ऐसा नहीं था। तो इन्होंने कहा कि सभी संधियों का पूर्ण रूप से क्या होगा, सम्मान होगा। लिख लीजिए इसको भी, सभी संधियों का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा था बेटा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, संधि को ब्रेक किया था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि उनका बेटा जो था वो दत्तक पुत्र था शायद, है ना, और अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था कि हम आपके दत्तक पुत्र को नहीं दे सकते या आपका ब्लड नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत जगह ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अंग्रेज़ अपनी संधियाँ तोड़ रहे थे। ठीक है, तो इस जिस वजह से छोटे छोटे जो प्रांत थे या राजा रानी थे वो नाराज़ थे। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजी प्रदेशों में देखो भाई, अंग्रेजी प्रदेश मतलब जो जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, अंग्रेजी प्रदेशों की, अंग्रेजी प्रदेशों के विस्तार की नीति को, विस्तार की नीति को नहीं अपनाया जाएगा, वो नहीं अपनाया जाएगा। क्योंकि यही तो हो रहा था बेटा भाई, जहाँ जहाँ अंग्रेज जीत गए, मान लो ये एरिया जीत गए, अब वो इसको विस्तार कर रहे थे बार बार, और विस्तार करते जा रहे थे, तो इस चक्कर में वो क्या कर रहे थे, और नए नए प्रांतों को पर हमला कर रहे थे, तो इस वजह से लोग क्या हो रहे थे, इनसे नाराज हो रहे थे। ठीक है, सरकार भारतीय, नेक्स्ट लिखिए, सरकार भारतीयों के, सरकार भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, धार्मिक मतलब रिलीजियस और सामाजिक मतलब सोशल, धार्मिक और सामाजिक मामलों में, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ये क्यों लिखा रहे हैं बेटा, समझ बनाने के लिए। आपको पता है कि एक एनफील्ड राइफल आई थी जिसमें ये अफवाह उड़ी थी कि इसकी, इस राइफल की कार्ट्रिज में क्या लगा है, चर्बी लगी है। तो इस वजह से हिंदू भी इससे परेशान था, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं इसमें कहीं गाय का मांस तो नहीं है। अब मुस्लिम्स भी इससे परेशान थे, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं इसमें सुअर का मांस तो नहीं है। तो ये एक तरीके से धार्मिक और सामाजिक मामला बनाना, जिसकी वजह से सीधे क्या हुआ, 1857 का क्या हो गया, रिवोल्ट ने हाथ पकड़ ली। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बेटा एक कार्टरेज की वजह से पूरे 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके पीछे ये सरकार की विस्तार की नीति भी एक बहुत बड़ा कारण थी। ठीक है, संधियों का तोड़ा जाना भी एक बहुत बड़ा कारण था, वो तो बस एक तात्कालिक कारण था जो मेरठ से हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करने लग गए तो फिर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, हम संविधान तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको पॉज करके नोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ आया, फर्स्ट एक्ट समझ आया इसका। चलिए ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है बेटा, कि आपको कैसे लग रही हैं क्लासेस। इसके बाद दूसरा एक्ट आया था, दूसरा एक्ट आया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, भारतीय परिषद, काउंसिल का मतलब होता है परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और अभी बताओ मेरे को, भारतीय परिषद कब बनी, इस एक्ट के थ्रू रूप से बनी, लिखाया था ना पीछे, भारत सचिव को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की इन्होंने क्या बनाई थी, एक टीम बनाई थी, जिसको हम इंडियन काउंसिल के नाम से जाते हैं। तो इसीलिए अब जो एक्ट आया वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के नाम से आया। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
तो बेटा आपको ऐसे ही पढ़ना है कनेक्ट करते करते, तभी आपको यहाँ पे चीज़ों को याद करने में आसानी मिलेगी। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं है कि बस सीधे मैं फैक्ट लिखा हूँ 10 और आप उनको याद करो और अगले दिन पेपर देने चले जाओ, ऐसे नहीं, कनेक्ट करते हुए चलो। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल बन चुकी थी, तो इसीलिए अब जो एक्ट आ रहे हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से आ रहे हैं। अब हुआ क्या सर, इसमें क्या हुआ, लिखिए पहला पॉइंट। 1861 में, पहला पॉइंट लिखिए, 1861 में वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है अध्या अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस नहीं है, ऑर्डिनेंस है, ORDINANC, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है भाई, तो अब जो है वो ऑर्डिनेंस मतलब टेम्परेरी लॉज। ठीक है भाई, थोड़े समय के लिए कुछ कानून। तो वाइसरॉय कौन था इस समय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग को क्या पावर मिली, ऑर्डिनेंस को जारी करने की। अब अगर वर्तमान स्थिति देखें अपने संविधान की, तो हमारे देश में संविधान में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है एक तो प्रेसिडेंट, सॉरी आपको ये कलर दिख नहीं रहा होगा, टेक इट ब्लू, एक है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, किस आर्टिकल की मदद से, आर्टिकल 123 की वजह से, 123 की में इसका प्रावधान है। और दूसरा है गवर्नर, गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है आर्टिकल 213 के द्वारा। ठीक है, ये वर्तमान है, ये फैक्ट मैंने आपको अलग से लिखाया है, इसका भी हिस्ट्री से लेने देना कोई नहीं, क्योंकि ऑर्डिनेंस शब्द आया था इसलिए मैंने आपको ये लिखा दिया। ठीक है, राइट नाउ आई विल ओमिट इट अगेन। चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं, लास्ट में इसको ओमिट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर इसका, कि 1861 में, 1861 में आईपीसी की शुरुआत हुई, 1861 में आईपीसी की शुरुआत हुई। अब आईपीसी क्या है बेटा, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं, इंडियन पीनल कोड को भारतीय, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। ठीक है भाई, आईपीसी की शुरुआत हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बताइए कि भारत में सबसे पहले कानून को संहिताबद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था कि सबसे पहले कानून का क्लासिफिकेशन करना, लिस्टिंग करना किसने शुरू किया था भारत में। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो ऐप में ही मैसेज कर देना, ऐप में तो आ ही रहे हैं बच्चों के मैसेज, वहीं पर हम ज़्यादा कम्युनिकेशन में हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ आया। ठीक है, अब हुआ क्या नेक्स्ट, 1862, 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, पोर्टफोलियो प्रणाली भी बोल सकते हो, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। अब बेटा पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, पोर्टफोलियो की कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, बस इसको समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या था कि अभी तक जैसे मान लीजिए ये वाइसरॉय है, पहले तो गवर्नर जनरल था, तो कोई भी मुद्दा होता था तो ये अपने सभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो इसकी कार्यकारी परिषद है, उनके सभी लोगों को बुलाता था। मान लो डिफेंस की बात होगी तो सबको आना पड़ेगा, हेल्थ की बात होगी तो सबको आना पड़ेगा, कोई विद्रोह हो गया तो सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, आर्थिक मामलों पर डिस्कशन करना है तो भी सभी को बुलाया जाएगा। तो अब हुआ क्या कि पोर्टफोलियो सिस्टम में हुआ क्या कि हर मेंबर को एक पोर्टफोलियो दे दिया, मतलब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है बेटा, डिपार्टमेंट दे दिया, तो जैसे मान लो इसको डिफेंस मिल गया, इसको फाइनेंस मिल गया, इसको हेल्थ मिल गई, इसको एजुकेशन मिल गई, ठीक है, इसको रेवेन्यू मिल गया। तो जब रेवेन्यू की बात होगी तो केवल इसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा। ठीक है, डिफेंस की बात होगी तो केवल इसी को बुलाया जाएगा। तो यही होता है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो भारत में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत है वो किसको दी गई है, किसके द्वारा की गई है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। ठीक है बेटा, इसी वजह से, इसी के अंदर एक और पॉइंट लिखे, इसी वजह से, इसी वजह से लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का, भारतीय विभागीयकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, दैट इज इंग्लिश में समझें, ही इज नोन एज फादर ऑफ, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ
इंडियन डिपार्टमेंट्स, इंडियन डिपार्टमेंट्स। तो देख लीजिए बेटा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया लॉर्ड कैनिंग के लिए। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ नोन एज क्या, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, या भारतीय विभागीकरण का इसको जनक कहा जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है। और इसने मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी पढ़ा था, मतलब मैनिफेस्टो ऑफ क्वीन विक्टोरिया पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बताइए, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवाइज करते रहो, चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो आपको फिर पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, या हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ आई। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं ना, जब इसने विभागीकरण किया तो हम ये इस पॉइंट से एक और पॉइंट ये कह सकते हैं कि भारत में कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हुई, है ना, बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए, भारत में कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्था, कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत। मैं बार बार भी नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ मुझे। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था की क्या शुरुआत करने वाला कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ये भी ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके प्रावधान अभी खत्म नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा एक चीज़, एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक पिछले पहले वाले में, ये जो सिस्टम था कि भाई हमको क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और लिखिए। सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन इन 1859, इन 1859। बट लागू कब हुआ बेटा, आपको पता है, लागू कब हुआ ये 1862 में। तो ये बहुत पहले ही इसने इंट्रोड्यूस कर लिया था, बट जब क्वीन का शासन शुरू हुआ देश में, उसके बाद इसने क्या करा, इसको लागू किया। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करा था कब, 1859 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1862 भारत में 3 हाई कोर्ट की का गठन किया गया। ठीक है भाई, भारत में 3 हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो प्रश्न आ सकता है भाई, कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ हुए ये न्यायालय गठन। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ इनका बनाया गया। ठीक, तो ये थे आपके कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ठीक है, लिखिए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। वैसे मुंबई होना चाहिए, है ना, बम्बई था, बम्बई। ठीक है भाई, 1862 का अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यकारी सदस्य जो थे, कार्यकारी सदस्य याद है ना, जिसमें बहुमत बन रहा था 4+1 का, मतलब 5 होंगे, 3 और 2 ऐसे कुछ था। ठीक है भाई, सॉरी माई मिस्टेक, मैं खुद कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। कार्यकारी सदस्य, ठीक है, 4+1 थोड़ा ना था, वो तो 3+1 हो गया था शायद, चेक करने हैं एक बार वीडियो में। देखिए, कार्यकारी सदस्यों की संख्या 4 से अब 5 हो गई थी। हाँ ठीक है, ठीक है, कार्यकारी सदस्य, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सदस्यों की संख्या 4 से 5 हो गई थी। ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की जो, एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 4 से बढ़ाकर कितनी हो गई, 5 हो गई। जो पांचवा व्यक्ति है, इसमें अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा सदस्य विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा, या विधि निर्माण के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, विधिवेत्ता जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक ये इसका अगला प्रावधान है। ठीक, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने और क्या किया, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको पता है, कार्यकारी परिषद। ठीक है भाई, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का के लिए, के लिए 3 भारतीयों को, या 3 भारतीयों के नाम, भारतीयों को मनोनीत किया, मनोनीत किया। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया कि इट वॉज एन
जैसे ही रानी का शासन लगा तो उन्होंने ये कहा कि हम गुड गवर्नेंस लाएंगे, ठीक है भाई, हम एक अच्छी सरकार की तरह लाएंगे, और हम चाहते हैं कि भारतीयों में और हमारी सरकार के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें। तो चलो भाई, दिखाने के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि हम क्या करने वाले हैं, हम भारतीयों को भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आया होगा, बट नाउ इट्स ऑल गुड। तो इन्होंने 3 भारतीयों को क्या किया, मनोनीत किया, ठीक है भाई। कौन कौन से थे, अब देखो, मनोनीत तो कर दिया कि भाई हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ला रहे हैं, अब आपका भी कुछ जो इश्यूज़ हैं वो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये व्यक्ति कौन कौन थे, तो पहला था बनारस के राजा, बनारस के राजा, ठीक है। दूसरे थे महाराज, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज। और तीसरा व्यक्ति था सर दिनकर राव, सर की उपाधि मिली थी इनको, दिनकर राव। तो इन 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, मनोनीत किया था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए मैं इसके सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। आप अपनी बुक देखो, आपके पास जो जीके की बुक है उसको देखो, और वहाँ पे देखो कि कितने पॉइंट्स हैं लिखे हुए, क्या सारे पॉइंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो नहीं होंगे तो इनको इनको भी ऐड कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसने क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन। पहले देखो क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ, मद्रास, बम्बई, है ना, कलकत्ता, इन सब का हेड कौन बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया। बंगाल, मद्रास, मुंबई का हेड किसको बनाया, बंगाल को। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, वो इन तीनों के अधीन था, मतलब ये तीनों उसके अधीन थे, तो ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, ठीक है बेटा। बट इसने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन किया ऑफ, पहले मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू मद्रास एंड बॉम्बे। हिंदी में समझे, बॉम्बे, हिंदी में समझें तो लॉर्ड कैनिंग ने विधायी शक्तियों का, कहाँ की, मुंबई और मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण किया, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ और क्या किया, ठीक है भाई, अभी एक्ट, ये वाला एक्ट फिनिश नहीं हुआ भाई, बहुत कुछ है इस एक्ट में, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आप पॉज करके सीधे स्क्रीनशॉट लेना और इसको नोट कर लेना जैसे ही स्लाइड कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा कि बंगाल, ठीक है, NWFP, ठीक है, NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है, NWFP। और पंजाब के लिए, पंजाब के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि उसने मद्रास, बॉम्बे, मद्रास और बम्बई से भी क्या किया, सेंटर, उनकी जो विधायी शक्तियाँ थी उनको वापस कर दी, और साथ साथ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जितने भी नॉर्थ वेस्ट के हमारे सीमाई प्रांत थे, ठीक है भाई, उनके और पंजाब के, इन सब के यहाँ भी क्या बना दिया, एक विधान परिषद बना दिया, ठीक है। अब याद रखना बेटा, परिषद क्या होता है, एक एडवाइजरी बॉडी होती है, परिषद का मतलब होता है काउंसिल, और काउंसिल हमेशा एक एडवाइजरी बॉडी ही होती है। हाँ, अगर सभा होती तब तो वो फिर कानून बना सकते थे, बट ये परिषद थी, ठीक है भाई, छोटी छोटी एडवाइजरी बॉडी थी। इतनी बात आपको समझ आई। चलिए, अब इस एक्ट से संबंधित अगले एक्ट पे जाने के लिए, ठीक है, हमको कुछ बैकग्राउंड और समझना है इस एक्ट का, ठीक, कैसे, देखो भाई, एक्ट से, इसी एक्ट से संबंधित है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो दुनिया का पहला बजट, दुनिया का फर्स्ट बजट किस देश में हुआ था, दिया गया था, लंदन में, सॉरी माय मिस्टेक, लंदन तो कहाँ देश होगा, ठीक है, ये इंग्लैंड में दिया गया था, ठीक है भाई, मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ दिया गया था, ब्रिटेन में, ब्रिटेन बोल सकते हैं, ब्रिटेन इज़ अ गुड वर्ड, ठीक है। विश्व का पहला बजट कहाँ गया गया था, ब्रिटेन में, ठीक है। कब, कब दिया गया था, 1773,
1963 में। किसने पेश किया था? रॉबर्ट वॉलपल, वॉलपॉल, ठीक है भाई, वॉलपोल, WALPOLL, वॉलपोल ने। ठीक। अब भारत का पहला बजट, भारत का फर्स्ट तो नहीं गई, भारत का पहला बजट किसने कब पेश हुआ? भारत में ही पेश हुआ होगा, वैसी बात है ना भाई, इंडिया में ही पेश हुआ, बट कब पेश हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ था 1860 में, 1860 में। किसने पेश किया ये भी इंपॉर्टेंट है। द पर्सन वॉज जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया। ठीक है भाई। और भारत का जो पहला बजट है इसमें, ठीक है, इसी बजट से भारत में इनकम, जस्ट मिनट, भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। ठीक है भाई, इसी बजट से क्या हुआ बेटा? भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत हुई। और जब इनकम टैक्स की शुरुआत हुई तो इस समय व्यक्ति कौन था? वाइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग था। इसी वजह से बेटा लॉर्ड कैनिंग को भारत में इनकम टैक्स का जनक भी कहा जाता है। समझ आई बात? भारत में इनकम टैक्स का जनक भी कहा जाता है। तो ये था इसका एक दूसरा बैकग्राउंड। ठीक है भाई, हिस्ट्री पॉलिटी जब मिक्स करके पढ़ते हैं ना तब हमारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब हम अभी अभी तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे तो तब आपको और आसानी मिलेगी इसमें। ठीक है, और अच्छा लगेगा इसमें, और फील होगा, क्योंकि ये बेस बन रहा है और बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। इसके बाद हुआ क्या था कि 18, दूसरी बात को समझते हैं कि 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड कैनिंग जा चुके थे और इनकी जगह न्यू वॉइस रॉय आए थे जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन। ठीक है भाई। अब लॉर्ड डफरिन के ठीक आने के एक साल के बाद 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, अब याद रखिएगा बेटा कि कांग्रेस एकमात्र पहली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो फ्रीडम के लिए लड़ना चाह रही थी, इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। बट कांग्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो नेशनल लेवल पर चली गई थी। बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी? क्षेत्रीय मतलब रीजनल लेवल पर ही काम कर रही थी। ठीक है बेटा, तो कांग्रेस का जनाधार बहुत बड़ा था। कांग्रेस का गठन हुआ, किसने गठन किया भाई? बाय, हम सुनते हैं सर A.O. ह्यूम ने किया। सही बात है कि A.O. ह्यूम ने किया, ये तो एक अंग्रेज था ना, रिटायर्ड सिविल ऑफिसर था। ठीक है भाई, बट A.O. ह्यूम के साथ 72 इंडियंस भी थे जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया था। अब ये पॉइंट है समझने का। ठीक है भाई, A.O. ह्यूम ने किया था, ये बात सही है, बट इनके साथ साथ क्या थे? 72 भारतीय भी शामिल थे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक व्यक्ति से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती। ठीक है, अब A.O. ह्यूम तो चाहते थे कि हम क्या करें भाई, हम भारत के कुछ इंटेलिजेंट लोगों का साथ लेकर उनको बहला फुसला कर शासन चला सकें, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोले, थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, बट ये हमारे गुलाम बने रहें। बट ये 72 इंडियंस जो थे ना, इन्होंने ही यहाँ से राष्ट्रवाद की शुरुआत करी थी, क्योंकि ये भारत में हो रहे ब्रिटिश प्रशासन और कुशासन के अगेंस्ट ये मांग कर रहे थे कि भारतीयों का भी क्या होना चाहिए, भारतीयों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग पे, डिसीजंस में। तो भारतीय पार्टिसिपेशन की मांग कौन करते रहे? इंडियंस। बाद में A.O. ह्यूम को इन्होंने साइड कर लिया। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे एक पार्टी ने बहुत पुराने अपने नेता को, बुजुर्ग नेता को साइड ही कर रखा है। ठीक है, तो वैसे ही A.O. ह्यूम को भी साइड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, अब कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ? कांग्रेस का फर्स्ट सेशन, सेशन का मतलब होता है अधिवेशन, सेशन का मतलब है अधिवेशन। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सूरत में। माई मिस्टेक बेटा, जहाँ पे भी मिस्टेक है मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा उसी समय। ठीक है, मेरी मिस्टेक। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, और इस अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, थे। ठीक है, अब याद रखना अभी तक 1885 तक, कब तक? 1892 तक, 1892 तक ये पार्टी कांग्रेस ही कहलाती थी। बट 1892 में एक शब्द इस कांग्रेस के आगे जोड़ दिया गया जो था इंडियन नेशनल। तो अब ये पार्टी क्या बन गई? इंडियन नेशनल
कांग्रेस बन गई। ठीक है बेटा। और ये इंडियन नेशनल शब्द जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इंडियन नेशनल जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम है दादा भाई नेहरू जी। ऐसे में इंटरेस्ट बढ़ता है। अब आप समझे कि ये लोग मांग किसकी कर रहे थे? समझ आई भाई बात? ये मांग किसकी कर रहे थे बेटा? ये मांग कर रहे थे भारतीय लोगों के पार्टिसिपेशन की। तो इसी वजह से क्या हुआ था, ये तो मांग इस समय कर ही रहे थे ना, हमेशा ही कर रहे थे, तो इसीलिए पहले ही क्या हो गया था, उन्होंने 3 लोगों को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रख लिया था। बट आपको पता है वो सारे राजा थे, तो वो क्या डिसाइड करते, वो तो ऑलरेडी ही बड़े अमीर थे, उन्होंने कुछ करना ही नहीं था, वो सिर्फ नाम के लिए थे। ठीक है भाई, चलो इतनी बात आपको समझ आई। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने अगले एक्ट की तरफ। ठीक है, अपने नोट्स उठाओ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ से इसको मैच करो कि क्या ये बराबर है या अच्छा है या कैसा है, मुझे एटलीस्ट फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। और अगर आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन दिखती है इन क्लासेस से, तो उनको ज़रूर आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, तो अब जो अगला एक्ट है वो है, लेट मी चेक साउंड वगैरह ठीक है या नहीं। यस, डेफिनेटली ठीक है, साउंड वगैरह सब ठीक है। ठीक है, सो लेट मी चेक। चेक तो हो चुका है, सॉरी। अब हम चलते हैं आगे अपने तीसरे एक्ट की तरफ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ये भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी लिखते हैं। लिखिए, भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई। बट याद रखना बेटा, अभी भी इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था। इलेक्शन वर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? पार्टिसिपेशन। इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, बट इलेक्शन सिस्टम शुरू आ गया था। इसका मतलब क्या है? इलेक्शन सिस्टम तो आएगा, बट फिर भी नॉमिनेट करके लोगों को काउंसिल में भेजा जाएगा, इलेक्ट होकर नहीं जाएंगे वो अभी भी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीयों को पहली बार, भारतीयों को जो वहाँ सभा में चले गए, ठीक है, भारतीयों को पहली बार क्या अधिकार मिला भाई? बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। ठीक है भाई, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बट परंतु मतदान का अधिकार नहीं मिला। भाई बजट पर बहस तो कर सकते थे इंडियंस, बट मतदान नहीं कर सकते थे, उनका कोई वोट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद में, विधान परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया, भारतीयों की संख्या को, आप मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, को बढ़ाया गया। तो अब जो संख्या थी वो कितनी हो गई थी बेटा? अब संख्या हो गई थी 60 टोटल। ये क्या है? टोटल है, इसके अंदर इंडियंस भी इंक्लूड हैं, बाकी भी इंक्लूड हैं। ठीक है, ये 3 यहाँ पर काम इंपॉर्टेंट है। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि सर 1899 में, 1899 से 1905 में कौन आया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन भारत आया। 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। समझ आई बात? कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया। 1906 में क्या हुआ? 1906 में आगा खान ने, आगा खान ने मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है भाई, और 1907 में आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी विभाजन हो गया। तो अब टेंशन शुरू हो गई। किस में विभाजन हुआ सर? एक बन गया नरम दल और एक बन गया गरम दल। गरम दल के नेता आप सभी को पता है कौन कौन है? लाल बाल पाल और घोष, 4 हैं बेटा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाल बाल पाल तो सभी ने पढ़ा है, पर लाल बाल पाल और घोष, तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि इससे हम अब अगली क्लास में आगे चलेंगे, जहाँ पे आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में महात्मा गांधी ने सीधे सीधे कहा था
कि मॉर्लेमेंट ऑफ रिफॉर्म्स या मॉर्लेमेंट ऑफ सुधार जो अधिनियम है 1909 का, ये इसने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आप मुझको ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, और लिंक में हमने ऐप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर कीजिए और अपना बैच परचेज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर क्लासेस कुछ ही समय तक होंगी, और उसके बाद जो जैसा हम करते ही हैं, उसके बाद ऐप पर क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। टाइमिंग जो है बैच की वो है बेटा शाम को 4 से 5, 1 घंटे की क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको टेस्ट भी मिलते रहेंगे रेगुलर, जैसे ही आपके कोर्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो करते हैं साइन ऑफ आप आज का।